Welcome to Ventilator Vibes. In this video, we will discuss about hyponatremia. Okay. And the main focus of this video will be on the types of hyponatremia, the diagnostic approach, and the management. Okay. So now we will start with the type of hyponatremia. First of all, we start with hyponatremia on the basis of volume status of the patient. Okay. नाउ सबसे पहले वॉल्यूम स्टेटस को हम तीन पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज हाइपोवोलीमिया, यूवोलीमिया एंड हाइपरवोलीमिया. तो हाइपोवोल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया, इसके अंदर हम ऐसा समझते हैं टोटल बॉडी का जो सोडियम डेफिशिएंट है वो टोटल बॉडी वाटर से थोड़ा ज्यादा है. ओके. अब हर कॉज को रीनल कॉज और एक्स्ट्रा रीनल कॉज के अंदर डिवाइड किया गया है. ठीक है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपोवोलीमिया एंड हाइपोनेट्रीमिया के बारे में, जिसमें भी रीनल कॉज. अब ये इसका मतलब ये है कि जो हमारी किडनीज है वो बहुत सारा वाटर एज वेल एज सोडियम को एक्सक्रीट आउट कर रही है. सो कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि यूज ऑफ डायूरेटिक्स. इफ अ पेशेंट इज यूजिंग डायूरेटिक्स, whether it is loop diuretic or thiazide, both will decrease the absorption of sodium and they will excrete more water. There are certain drugs which indirectly suppresses the aldosterone activity. Okay, so number one is your ACE inhibitors and your ARBs. They tends to suppress the aldosterone. And another condition is called renal tubular acidosis and cerebral salt wasting. In this condition, there is suppression of your aldosterone activity. Okay. अब ये तो रही रीनल कॉजेज. अब इसकी समझते हैं मैकेनिज्म. ओके. अब हाइपोवोलीमिया है, ठीक है. तो जैसे ही लो इफेक्टिव ब्लड वॉल्यूम किडनी को सेंस हुआ, किडनी ने रास मैकेनिज्म एक्टिवेट किया. रास मैकेनिज्म एक्टिवेट होते ही उसका एंड रिजल्ट क्या है? रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन एंड रिलीज ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन. ठीक है. अब एंटी डायूरेटिक हार्मोन की वजह से वाटर तो रीअब्सॉर्ब हो गया, बट एल्डोस्टेरोन की एक्टिविटी तो यहां रिड्यूस है ऑलरेडी. सो सोडियम के एक्सक्रीशन, सोडियम के रीअब्सॉर्प्शन पे कोई ज्यादा काम नहीं हुआ. इसीलिए इन पेशेंट का अगर यूरिन एनालिसिस कराएंगे हम, तो हमें यूरिन सोडियम कंसेंट्रेशन मोर देन 20 मिलीग्राम पर लीटर मिलेगी. ठीक है. ये था रीनल कॉज ऑफ हाइपोवोलीमिक हाइपोनेट्रीमिया. अब बात करते हैं एक्स्ट्रा रीनल कॉजेज, मतलब किडनी के अलावा और कहां कहां से वाटर और सोडियम लॉस हो रहा है. ठीक है. तो सबसे पहले हम देखते हैं जीआई लॉसेस. जीआई लॉसेस में पेशेंट गेव अ हिस्ट्री ऑफ वॉमिटिंग, डायरिया या फिर डिक्रीज पर ओरल इनटेक. ठीक है. अदर कंडीशंस लाइक बर्न्स या फिर एक्सेसिव स्वेटिंग कॉल्ड डायफोरेसिस. इसमें क्या होगा? पेशेंट का इफेक्टिव ब्लड वॉल्यूम की वजह से किडनी सेंस करेगी तो रास मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा. रास एक्टिवेट होगा तो एडीएच और एल्डोस्टेरोन निकलेगा. इन दोनों की वजह से वाटर और सोडियम दोनों रीअब्सॉर्ब होंगे. बट कंपैरिजन अगर करें तो ऑलरेडी बॉडी हाइपोवोलीमिया में है, उसके अंदर हम और डाइल्यूशनल फैक्टर ऐड कर रहे हैं जो कि रीअब्सॉर्ब वाटर है. तो उसकी वजह से क्या होगा? व्हेनेवर देयर इज मोर वाटर देयर विल बी लेस सर्कुलेटिंग सोडियम. तो इट इज हाइपोवोलीमिक हाइपोनेट्रीमिया. इनका अगर यूरिन एनालिसिस कराएं, उसके अंदर यूरिन सोडियम ऑलवेज लेस देन 20 मिलीग्राम पर लीटर मिलेगा. सो यूरिन के बेस पे, यूरिन सोडियम के बेसिस पे हमने हाइपोवोल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया को दो क्लासेस में बांटा, दैट इज रीनल कॉजेज एंड एक्स्ट्रा रीनल कॉजेज. Now we will discuss the second type of hyponatremia, that is euvolumic hyponatremia. यूवोल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया को ऐसा समझते हैं जिसमें हमारा टोटल बॉडी वॉल्यूम या टोटल बॉडी वाटर हमारा नॉर्मल है, इफेक्टिव ब्लड वॉल्यूम भी नॉर्मल है या थोड़ा सा एलिवेटेड है. राइट.
तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि भी हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है ड्यू टू एडिक्वेट वॉल्यूम. सो देर इज अ कंडीशन कॉल्ड SIADH which is called syndrome of inappropriate antidiuretic hormone. इसका मतलब ये है कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कर रहे हैं बार बार टू रिलीज एंटीडायूरेटिक हार्मोन. ओके, सो सबसे पहले समझते हैं कि वो कौन कौन से कंडीशंस हैं जिसके अंदर पिट्यूटरी को स्टिमुलस मिल रहा है टू सिक्रीट मोर एंटीडायूरेटिक हार्मोन. नंबर 1, अगर हम CNS की बात करें तो एनी इंसल्ट to CNS, for example, like cerebrovascular accident in form of a stroke, bleeding, ischemia may cause the stimulus of pituitary to release ADH. Then your respiratory system conditions like pneumonia, COPD, and your ARDS may stimulate your pituitary to release the same. Another thing is, the most common malignancy that is associated with SIADH is small cell lung carcinoma. Some endocrinopathies like primary adrenal insufficiency and your hypothyroidism may contribute. There are some drugs like SSRI and there are some few anti-epileptics that triggers pituitary to release antidiuretic hormone, and this is called syndrome of inappropriate antidiuretic hormone. अब इसकी मैकेनिज्म समझते हैं. मैकेनिज्म में ये है कि ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल है तो रास मैकेनिज्म का एक्टिवेशन यहां पे नहीं होगा, सबसे पहली बात. अब एंटीडाययूरेटिक हार्मोन सिक्रीट हो रहा है तो देयर विल बी reabsorption of water more compared to sodium. Why? Because एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन यहां नहीं हुआ है तो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन यहां नहीं होगा. अब अगर हम यूरिन एनालिसिस करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? यूरिनरी सोडियम मोर देन 20 मिलीग्राम पर लीटर मिलेगा. ठीक है, इसीलिए SIADH को हमने रीनल कॉजेज में रखा है फॉर यूवोल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया. अब हम बात करेंगे एक्स्ट्रा रीनल कॉजेज. एक्स्ट्रा रीनल कॉजेज बहुत सिंपल हैं. या तो एक्सेसिव वाटर इनटेक हुआ है या फिर इनएडिक्वेट सोल्यूट इनटेक हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो पेशेंट्स जो सिर्फ और सिर्फ टी टोस्ट डाइट पे रहते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे, या फिर देयर आर सम पीपल जो एक्सेसिव बियर कंजम्पशन करते हैं जिसे बियर पोट्यूमिया कहते हैं. तो इस मैकेनिज्म में हाइपोनेट्रीमिया कैसे हो रहा है? देखो, इंक्रीज वाटर इनटेक है तो देयर इज इंक्रीज सर्कुलेटिंग वाटर इन द ब्लड. अब एक्सेसिव वाटर जितना भी होगा, किडनी की एक सर्टेन लिमिट है, वो सिर्फ उतना ही एक्सक्रीट करेगी. बट जो इफरेंट एंड पे जो हमें कंसंट्रेशन मिलेगी आफ्टर गोइंग थ्रू योर GFR, तो जो हमें इफरेंट में जो वाटर कंसंट्रेशन मिलेगा वो भी ज्यादा ही मिलेगा एज कंपेयर टू सोडियम आयन. सो दिस वाज ऑल अबाउट यूवोल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया. द रीनल कॉजेज आर जस्ट लाइक SIADH. इसके अंदर हमने डिफरेंट कंडीशंस पढ़ी, जैसे कि CNS, your respiratory system, your malignancy, there are certain drugs, endocrinopathies, etc. ठीक है. और एक्स्ट्रा रीनल कॉजेज के अंदर इंक्रीज वाटर इनटेक एंड डिक्रीज योर सोल्यूट इनटेक. अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट टाइप ऑफ हाइपोनेट्रीमिया की, दैट इज हाइपरवॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया. इसके अंदर सबसे पहले रीनल कॉज में हम देखेंगे. इमेजिन करिए एक ऐसा पेशेंट है जो क्रॉनिक किडनी डिजीज का है, एंड स्टेज किडनी डिजीज लाइक स्टेज 4 और स्टेज 5 ऑफ CKD. ठीक है, इसका मतलब ये है कि देयर आर ओनली अ फ्यू नेफ्रॉन्स लेफ्ट फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड एंड टू प्रोड्यूस अ GFR ऑफ अराउंड 15 ml per hour. ओके, अब सपोज दिस पेशेंट में एक हाई
वाटर इनटेक किया तो सर्कुलेटिंग वॉल्यूम ब्लड की बढ़ी। अब यूरिन आउटपुट आ नहीं रहा है तो यूरिन एनालिसिस अगर करें हम तो यूरिन आउटपुट में देयर विल बी वेरी लेस वाटर, बट वाटर इन द ब्लड इज मोर, नंबर 1। नंबर 2, अगर इसका यूरिन सोडियम हम चेक करेंगे तो यूरिन सोडियम इसमें ज्यादा आएगा, इसीलिए इसको रीनल कॉज की कैटेगरी में रखा है। अब यूरिन सोडियम ज्यादा क्यों आएगा? नंबर 1 रीजन, जब वॉल्यूम स्टेटस बॉडी का ज्यादा है तो रास मैकेनिज्म का एक्टिवेशन नहीं होगा। रास मैकेनिज्म का एक्टिवेशन नहीं होगा तो देयर विल बी डिक्रीज और नो सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन which will eventually reabsorb your sodium. तो no aldosterone, no sodium reabsorption, low urine water and high urine sodium. These are the features of hypervolemic hyponatremia renal causes. अब एक्स्ट्रा रीनल कॉजेज में हम देखते हैं, जैसे कि हमारा पेशेंट ऑफ कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। सो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हमें पता है देयर द इफेक्टिव आर्टीरियल ब्लड वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड एंड देयर इज रिड्यूस्ड इन द कार्डिक आउटपुट। एंड कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर वाले पेशेंट जितने भी होते हैं दे हैव सिम्टम्स लाइक देयर इज एक्सेसिव पेरिफेरल एडिमा, pulmonary edema and extended jugular vein and ascites। तो इन कंडीशन में क्या हो रहा है, देयर इज एक्सेसिव वाटर इन द इंटरस्टिशियम एज कंपेयर टू सोडियम। सो देयर इज एक्सेसिव वाटर इन द इंटरस्टिशियम एंड लो सोडियम सर्कुलेटिंग इन द ब्लड। ओके, सिमिलरली ऐसा ही सिरोसिस की कंडीशन है, लिवर सिरोसिस की। लिवर सिरोसिस में कंडीशन क्या हुआ, देयर इज अ डिक्रीज और नो सिक्रीशन और फॉर्मेशन ऑफ एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो है हमारा ऑन्कोटिक प्रेशर ब्लड वेसल्स का मेंटेन करके रखता है। अब एल्ब्यूमिन नहीं है तो वाटर विल कम आउट ऑफ द इंटरस्टिशियम, वाटर विल कम आउट ऑफ द ब्लड वेसल इनटू द इंटरस्टिशियम। अब ब्लड वाटर इंटरस्टिशियम में ज्यादा है, सर्कुलेटिंग वॉल्यूम कम है और सर्कुलेटिंग सोडियम भी कम है। सो this was all about the hyponatremia, hypovolemic hyponatremia, euvolemic hyponatremia and hypervolemic hyponatremia. Okay, now we will discuss about the diagnostic approach for any patient who comes to you with serum sodium less than 135. Now let us see the diagnostic approach for any patient of hyponatremia. Suppose we encounter a patient of hyponatremia, which means the serum sodium level of the patient is less than 135. Okay, so whenever we encounter this patient, first of all, we should measure the serum osmolality of the patient. If now after ordering serum osmolality, we can find 3 results. Number 1, the serum osmolality may be normal, that is around 280 to 295. Then this kind of hyponatremia on the basis of serum osmolality is called isotonic hyponatremia. The main reason for this type of hyponatremia is increase in the triglyceride and increase in the proteins in the body, which may be due to hyperlipidemia. Increased circulation of protein may be condition known as multiple myeloma, or the patient has got any IVIG. Okay, another scenario we can get is when the serum osmolality is more than 295. Then the type of hyponatremia on the basis of serum osmolality more than 295 is called as hypertonic hyponatremia, which may be due to increase levels of glucose in the body, such condition called hyperglycemia, or whenever a hypertonic diuretic is used, such as mannitol, to treat raised ICP. Now, third scenario, when the serum osmolality is less than 280, then this type of hyponatremia is called hypotonic hyponatremia. Now, whenever we get
serum osmolality less than 280. Now, second step we should do is the assessment of the volume status of the patient. Now, we can see after the assessment whether the patient is hypovolumic, euvolumic, or hypervolumic. As we know, any type of hyponatremia, we measure urine sodium. In hypovolumic hyponatremia, we can get only two scenarios where urine sodium is more than 20 millimole per liter or less than 20. If it is more than 20, then we already know what are the renal causes of hypovolumic hyponatremia. If the urine sodium is less than 20, then we also know what are the extrarenal causes of hypovolumic hyponatremia. Now suppose the volume status is normal and the serum osmolality is in the patients of euvolumic hyponatremia, there is more probability of getting a urine sodium of more than 20. So we have to rule out SIADH and any endocrinopathy. Okay, in hypervolumic hyponatremia, we already know on the basis of history we can distinguish, but we can also distinguish the different type of hypervolumic hyponatremia on the basis of urine sodium. That is, if it is more than 20, then it is the case of renal failure, or when the urine sodium is less than 20, then we should rule out the other edematous pathologies such as congestive cardiac failure, cirrhosis, nephrotic syndrome, etc. So after understanding what is hyponatremia, different type of hyponatremia, and diagnosing hyponatremia, we'll complete the discussion by sodium correction or by replacing the sodium deficit. Now it is a very tricky thing, so I have made it very simpler and easy to remember the correction of the sodium. Now before starting any fluid or any correction, we have to follow certain steps. Now first step is we have to calculate the total body sodium deficit, okay, which is calculated by total body water multiplied by desired sodium minus patient sodium, okay, and total body water is calculated by 0.5 multiplied by weight of the patient in kilograms. So understand this with an example. So let's take an example of 80-year-old male weighing about 60 kilograms whose serum sodium is 120, and we assume that our desired sodium should be around 140. Okay, now we will put the equation total body sodium deficit, which is equals to total body water multiplied by desired sodium minus patient sodium. We'll put the values and we'll get that 600 millimole were the actual deficit of the body. Now in the second step, now what we are doing is, now we will have to decide which fluid we have to give. Okay, now I am going to give about sodium 3%. Now understanding this, sodium 3% has 513 millimole of sodium per liter. Okay, now in this step we will calculate how much 1 liter of this fluid will bring about change in the serum sodium. Okay, now for this change in serum sodium, it is equals to the choice of fluids sodium ion minus patient serum sodium ion divided by total body water plus 1. While putting the values, I'll get, if I give 1 liter of 3% sodium to my patient, it will bring about a change of 12.67 millimole. Okay. Now the third and the final step of this is we have to calculate the flow rate. Okay. Now before calculating the flow rate, we have to decide up to which certain level we have to correct it. Usually we used to correct about 8 to 12 millimole per day of sodium. So
we have decided to give the correction about 12 millimole per day. So now flow rate is calculated as 1000 multiplied by rate of correction per hour divided by change in serum sodium that we get from step 2. Okay. Now if we put the equation 1000 multiplied by 0.5, 0.5 comes from if I am doing a correction of 12 millimole per day, means 12 millimole in 24 hours, then I have to correct at least 0.5 millimole of sodium per hour. Okay, and 12.67 is the change in serum sodium. So I will get around 39.4 milliliter. So my flow rate of sodium correction must not exceed 40. Let's conclude this estimated around 40 ml per hour of sodium 3%. इसका मतलब ये है कि मुझे मेरे पेशेंट में जो कि 80 ईयर्स ओल्ड है, जिसका वेट 60 है, जिसका सीरम सोडियम 120 आया है, अगर मुझे इसका सीरम सोडियम करेक्शन करना है तो मुझे सोडियम 3% का 40 ml पर आवर का इन्फ्यूजन चलाना पड़ेगा फॉर 24 आवर्स, एंड आई विल गेट टू सी द चेंज of about 120 to 130 or 132 change in serum sodium after 24 hours. So this was all. Thank you. Follow Ventilator Vibes for more such videos.